नमस्ते दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई उपन्यास गबन का सारांश। मुंशी दयानाथ प्रयागराज में रहने वाले थे। वे एक कचहरी में क्लर्क का काम करते थे। उनकी आमदनी कुछ खास नहीं थी तथा वे मुश्किल से अपने मध्यम वर्गीय परिवार का निर्वाह करते थे। ऊपर से उनका मनमौजी पुत्र रमानाथ बेरोजगार था। वह कुछ काम नहीं करता था तथा हमेशा अपने पिता से पैसे मांगता था और मौज मस्ती करता था। समय के साथ माता पिता को रमानाथ के विवाह की चिंता होने लगी। कुछ कोशिशों के बाद उसका विवाह दीनदयाल की बेटी जालपा के साथ रख दिया गया। दीनदयाल एक जमींदार के घर में मुख्तार का काम करते थे। उनकी बेटी जालपा को बचपन से ही गहनों का शौक था। वह सोचा करती थी कि जब उसकी शादी होगी तो उसे बहुत सारे गहने मिलेंगे। खासकर वह हमेशा एक चंद्रहार पाने का सपना देखा करती थी। मुंशी दयानाथ बेटे की शादी के लिए बहुत सा कर्ज ले लेते हैं। वे चाहते थे कि बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करें और समाज में उनकी इज्जत खराब न हो। बाकी लोगों की तरह वे भी दिखावे में यकीन रखते थे, मगर इस कारण से उन पर बहुत सा कर्ज चढ़ गया। कर्ज के पैसों से उन्होंने जालपा के लिए बहुत सारे गहने खरीद लिए। दयानाथ जालपा को चंद्रहार भी देना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी जागेश्वरी ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि इससे उन पर कर्ज का बोझ और भी बढ़ जाता। रमानाथ ने अपने चंचल व्यवहार से अपने ससुराल वालों का मन मोह लिया था। उन सबको लगता था कि वह बहुत ही गुणी तथा धनी लड़का है। समय के साथ रमानाथ और जालपा की शादी कर दी जाती है। शादी में प्राप्त गहनों को देखकर जालपा बहुत खुश होती है, लेकिन जब उसे चंद्रहार नहीं दिखता तो उसका दिल टूट जाता है। उसके बचपन की इच्छा पूरी नहीं होती, लेकिन उसकी एक सहेली कहती है कि जब तुम ससुराल जाओगी तो अपने पति को चंद्रहार लाने के लिए कह देना। जालपा को यह योजना अच्छी लगती है। शादी के बाद रमानाथ और जालपा का दाम्पत्य जीवन काफी खुशहाल चलने लगता है। रमानाथ जालपा से बहुत प्यार करने लगता है, लेकिन एक दिन दयानंद आकर बेटे से कहते हैं कि तुम जालपा के गहने चुरा लाओ, अन्यथा इतना कर्ज कैसे चुकाएंगे और साहूकार हमारा पूरा घर कुर्क कर लेगा। पिता के कहने पर रमानाथ एक दिन चुपके से जालपा के गहने चुरा कर ले आता है और अपने पिता को दे देता है। उसके पिता इन गहनों को बेचकर अपना कर्ज चुका देते हैं। उधर जालपा को लगता है कि उसके गहने चोरी हो गए तथा वह बहुत दुखी हो जाती है। इससे रमानाथ को बहुत ग्लानि होती है। वह सोचता है कि जिस पत्नी से वह इतना प्यार करता है और उसके साथ ही इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया। लेकिन वह जालपा से कहता है कि घबराओ मत, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए नए गहने भी बनवा दूंगा। इसके बाद रमानाथ सोचता है कि कोई नौकरी करनी चाहिए, तभी वह अपनी पत्नी के लिए गहने ला पाएगा। यह सोचकर वह अपने शतरंज के दोस्त विदुर और रमेश के पास जाता है और सहायता करने के लिए कहता है। रमेश बाबू एक आदमी की सहायता से रमानाथ को चुंगी पर 30 रुपये मासिक तनख्वाह की नौकरी पर रखवा देता है। लेकिन घर आकर रमानाथ जालपा से झूठ बोल देता है कि उसकी तनख्वाह ज़्यादा है। जालपा के गहने चोरी होने की खबर उसकी माँ को भी लगती है। वह दया करके अपनी बेटी को एक चंद्रहार भिजवा देती है, लेकिन जालपा सोचती है कि माँ ने अपने गहने कुर्बान करके उसे चंद्रहार भेजा है, इसलिए वह इसे अस्वीकार कर देती है तथा वापस भेज देती है। इसके बाद रमानाथ सोचता है कि उसकी नौकरी तो लग गई है, क्यों न वह जालपा के लिए कर्ज लेकर गहने बनवा दे, बाद में किश्तों में सारा कर्ज चुका देगा। यह सोचकर वह एक सर्राफ के पास जाता है और उससे कर्ज लेकर गहने बनवा लेता है। गहने पाकर जालपा बहुत खुश हो जाती है। एक दिन जालपा की सहेली रतन उसके घर आती है। वह एक बूढ़े वकील की पत्नी थी।
जब वह जालपा के गहने देखती है तो उसे जड़ाऊ कंगन बहुत पसंद आते हैं। फिर वह रमानाथ को 600 रुपये देती है और कहती है कि उसके लिए भी वैसे ही जड़ाऊ कंगन ले आए। रमानाथ इसके लिए मान जाता है और पैसे ले लेता है। अगले दिन रमानाथ उसी सर्राफ के पास जाता है और उसे 600 रुपये देकर कहता है कि उसे वैसे ही एक जोड़ी जड़ाऊ कंगन दे दे। लेकिन सर्राफ कहता है कि तुमने अभी तक पिछला कर्ज नहीं चुकाया है। यह कहकर वह पैसे रख लेता है और उसे कंगन नहीं देता। इससे रमानाथ बहुत परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि अब रतन को जड़ाऊ कंगन कहाँ से ला कर देगा। इसके बाद रतन अक्सर उससे जड़ाऊ कंगन के बारे में पूछती है, लेकिन वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता है। एक दिन वह चुंगी से इकट्ठे हुए पैसे घर ले आता है और सोचता है कि यह पैसे रतन को देगा। लेकिन वह मन ही मन घबराने लगता है और सोचता है कि यह तो गबन है और उस पर मुकदमा चल सकता है और जेल भी हो सकती है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद वह निर्णय लेता है कि उन पैसों को वापस चुंगी ले जाएगा और यही सोचकर वह पैसे अलमारी में रख देता है। जब रमानाथ बाहर गया हुआ था तो रतन फिर से घर आती है और जालपा से अपने पैसे वापस मांगती है। जालपा को अलमारी में वही पैसे रखे हुए मिल जाते हैं और वह उन पैसों को उठाकर रतन को दे देती है। जब रमानाथ घर आता है तो उसे पता चलता है कि जालपा ने सारे पैसे रतन को दे दिए। अब वह और घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसने गबन जैसा अपराध कर दिया। अब वह यह सारी बात जालपा को बताना चाहता था, लेकिन उसे इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए वह सारी बात एक पत्र में लिख देता है, लेकिन अब उसे यह पत्र जालपा को देने का हौसला नहीं होता। वह पत्र एक जगह रख देता है। जब रमानाथ किसी काम से बाहर गया हुआ था तो पीछे से वह पत्र जालपा के हाथ लग जाता है। वह उसे पढ़ने लगती है और संयोग से तभी रमानाथ आ जाता है। वह जालपा को उसका पत्र पढ़ते देख लेता है। वह सोचता है कि इस पत्र को पढ़ने के बाद वह जालपा की नज़रों में गिर जाएगा और इसके बाद उसका सामना कैसे करेगा। यह सोचकर वह घर छोड़कर भाग जाता है और कलकत्ता चला जाता है। उधर पत्र पढ़कर जालपा को पता चलता है कि उसके पति ने गबन किया था। उसे पश्चाताप होने लगता है। वह सोचती है कि उसके गहनों की लालच की वजह से ही उसके पति ने मजबूरी से यह गबन किया था। लेकिन इसके बाद वह अपने गहनों को बेच देती है और चुंगी के सारे पैसे वापस लौटा देती है। मगर वह देखती है कि रमानाथ 2 दिन से घर नहीं आया था। वह उसे ढूंढने लगती है, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि वह कहाँ है। इससे जालपा दुखी हो जाती है, क्योंकि वह भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसकी हर भूल माफ़ करने के लिए तैयार थी। उधर रमानाथ कलकत्ता पहुंच गया था। वहाँ वह अपने एक दोस्त देवी दिन के घर रह रहा था। कुछ दिनों के बाद वह अपनी पहचान बदलकर एक चाय की दुकान शुरू कर देता है और इस तरह से अपना जीवन यापन शुरू कर देता है। एक दिन रमानाथ नाटक देखकर थिएटर से आ रहा था, लेकिन तभी कुछ पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसकी वेशभूषा कुछ अजीब सी थी। घबराहट में रमानाथ बता देता है कि उसने चुंगी में गबन किया था। हालांकि इस केस को कलकत्ता पुलिस से कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन अब पुलिस वालों के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वास्तव में उस समय कलकत्ता में कुछ कम्युनिस्ट लोग आंदोलन कर रहे थे और पुलिस ने उनके कुछ क्रांतिकारी युवाओं को अरेस्ट कर लिया था। वे चाहते थे कि अब रमानाथ उन क्रांतिकारियों के खिलाफ गलत गवाही देते। फिर वे रमानाथ को ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम गवाही नहीं दोगे तो गबन के मामले में सारी जिंदगी के लिए जेल में डाल दिया जाओगे। इसलिए रमानाथ उनके साथ सहयोग करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद रमानाथ को एक बंगले में रख दिया जाता है तथा उसके मनोरंजन के लिए जोहरा नाम की एक वेश्या को भी बुलाया जाता है। धीरे धीरे रमानाथ को जोहरा से प्यार हो जाता है। उसे पता चलता है कि रमानाथ ने बहुत ज़्यादा गरीबी की मजबूरी में यह पेशा अपनाया था
और रमानाथ को उसमें अपनी मजबूरी की झलक मिलती है, क्योंकि उसने भी आर्थिक तंगी से मजबूर होकर गबन का अपराध किया था। रमानाथ और जौहरा अपने सुख दुख एक दूसरे से बताते हैं थे और इस तरह से वे एक दूसरे के अच्छे मित्र भी बन गए थे। उधर प्रयाग में जालपा को बहुत आत्मग्लानि हो रही थी। वह सोचती है कि किस तरह उसके गहनों और चंद्रहार के लालच में उसके पति को गबन करने पर मजबूर कर दिया था। एक दिन वह एक रिश्तेदार की मदद से कलकत्ता जाती है। उसे पता चलता है कि वहाँ देवीदीन नाम का रमानाथ का दोस्त रहता है। वह उसके घर जाती है और देवीदीन उसे रमानाथ के बारे में बता देता है। इसके बाद जालपा अपने पति से मिलती है और उसे पता चलता है कि किस तरह से पुलिस ने उसके पति को फंसा रखा है। वह रमानाथ को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। एक दिन रतन अपने पति के इलाज के लिए कलकत्ता आती है, लेकिन इसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। जालपा उसे सहारा देती है और आगे चलकर रतन भी जालपा की रमानाथ को बचाने में मदद करती है। एक दिन पुलिस रमानाथ को कोर्ट ले जाती है तथा वहां न चाहते हुए भी रमानाथ को झूठी गवाही देनी पड़ती है। इसकी वजह से जज उन क्रांतिकारियों को सजा सुना देता है। इसके बाद पुलिस को लगता है कि उनका काम हो गया और वे रमानाथ को जाने देते थे, लेकिन अब तक जालपा का हृदय परिवर्तन हो चुका था। वह एक लालची औरत से सामाजिक चेतना वाली महिला बन चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि लोग पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और यह एक महान कार्य था। इसलिए वह रमानाथ के साथ एकदम से प्रयाग के लिए रवाना नहीं होती, बल्कि एक खत लिखती है जिसमें वह पुलिस के सारे षड्यंत्र की पोल खोल देती है और उस पत्र को जज को भिजवा देती है। जज समझ जाता है कि निर्दोष लोगों को सज़ा हुई। फिर वह पूरी जांच करवाते हैं और अंत में सज़ा को निरस्त करके उन क्रांतिकारियों को बरी कर देते हैं। इसके बाद जालपा रमानाथ और जौहरा को लेकर प्रयाग आ जाती है। जौहरा उनके घर में ही एक सदस्य की तरह रहने लगती है। रमानाथ अपने माता पिता से झूठ कह देता है कि वह देवीदीन की विधवा बहू है। इसके बाद जौहरा भी अपना पुराना पेशा त्याग कर समाज सेवा के कार्य में जुट जाती है और सब लोग उससे बहुत प्रभावित होते हैं। इसी दौरान जालपा की सहेली रतन की भी मृत्यु हो जाती है। एक दिन जालपा, रमानाथ और जौहरा तीनों प्रयाग में स्नान करने गए थे, लेकिन तभी जौहरा नदी के तेज बहाव की चपेट में आ जाती है। जालपा और रमानाथ उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं और जौहरा की डूबने से मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जालपा और रमानाथ घर वापस आ जाते हैं और वे आगे का जीवन समाज सेवा में बिताने लगते हैं। कहानी यही ख़त्म होती है दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।